ओके। मेन मेन पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी तो सारी चीजें आप लोगों ने इसमें देखे हुए हैं। और ये प्योरली 25% वाला अग्रीमेंट है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर में हमने चेंज किए हैं। उसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये हमारे मेन है सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी आप सबको मालूम है कि जो हमारा फार्मर होता है या कोई फर्म होती है उसके लिए वो सेकंड पार्टी होता है। ये जो बिटवीन, ये इनके बीच में किस किस के बीच में ये अग्रीमेंट हो रहा है ये भी आपको मालूम है। एविस एक्सपोर्ट्स और फार्मर के बीच में हो रहा है। यहाँ पर में बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि हमको इसमें भरना क्या है। ये आपका एविस एक्सपोर्ट एंड अगर कोई फार्मर है जिसकी अपनी खुद की कंपनी है, देन वो इस वाले कॉलम को फिल करेगा। अगर उसका कोई पार्टनरशिप का कोई फर्म है तो फिर वो इसको करेगा। और अगर उसकी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो इसको करेगा, या अगर वो इंडिविजुअल है तो भी वो इसी को फिल करेगा। ठीक। बाकी ये सारे के सारे टर्म्स कंडीशन है, कंपनी का अपना एक इंट्रो है कि ये चीज क्या है, अग्रीमेंट में हम क्या चीज के ऊपर में हम इस अग्रीमेंट को करने जा रहे हैं। जो यहाँ पर में वर्ड्स यूज किया जा रहा है इस अग्रीमेंट के अंदर में, जैसे कि बर्ड्स, कंपनी का मीनिंग क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, डीओबीसी का मतलब क्या है, इसी शर्ट, ये सारे के सारे इसके अंदर में मीनिंग्स हैं। तो ये आप इसको एक बार अच्छे तरीके से जब मैं भेजूंगा तो इसको ओपन करके देख लेंगे। अगर इसका मैं डिटेल बताते बैठूंगा तो बहुत ज्यादा इसके अंदर में टाइम लग जाएगा। इसके अंदर में है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, वो इसके अंदर में पूरे लिस्ट आउट किया गया है। डीओबीसी, फीड एंड मेडिसिन, उसके बाद एक्सेस, सुपरविजन। फिर सेकंड नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर। यहां पर में जो अभी एड ऑन हुआ है वो है, आप देख रहे होंगे, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईसी शेड शैल बी इंश्योर्ड एज फॉलोज। नंबर वन, शेड लेंथ शुड बी इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये अब हम अग्रीमेंट में भी लिख के देंगे, क्योंकि कई जगह पर में अब ये केसेस भी आ रहे हैं कि सर मुझे तो मालूम नहीं था, चाहे वो ब्रांच वाले का रहा है चाहे किसी और का रहा है, उनको पता नहीं चलने पा रहा था, है ना, कि वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनना है करके, है ना, वेरी इनोसेंट। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है वाटर अवेलेबिलिटी। 10,000 लीटर पर डे मिनिमम। फार्मर लास्ट मोमेंट पे बोलता है कि सर मुझे तो ये लीटर्स के बारे में बताया ही नहीं गया था, मुझे तो ये पता था कि बस पानी चाहिए, तो मैं तो 5,000 लीटर तक का मेरे पास इंतजाम है केसेस है हमारे पास में। इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज चाहिए, 24 आवर चाहिए, 415 वोल्ट स्टैंडर्ड चाहिए। जो अभी ये वोल्टेज स्टेबलाइजर के जो पंगे आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि फार्मर बोलता है मेरे को रिटर्न में तो कहीं मालूम ही नहीं था, है ना, बहुत सीधे साधे हैं, तो इसके अंदर में पता नहीं चलने पाता। अब इसमें है लास्ट अप्रोच रोड, 6 फीट की जो गाड़ी वहां पर में जाना है। कई फार्मर को बताया गया, बोले सर मुझे तो पता था कि छोटी गाड़ी आती है, वो फलाने फलाने जो है XYZ उनके यहाँ तो छोटी सी गाड़ी आती है, अब मेरे यहाँ पर आप जबरदस्ती इस रोड को आप बनवा रहे हैं, इसमें मेरा 50,000 खर्च हो गया, 1 लाख खर्च हो गया। तो अब हम इन चारों पॉइंट को लीगल वे में यहां पर में प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर में है 2.1 पे ओनरशिप, है ना, ये इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आएगा। फार्म शेड, रेयर अप, कस्टोडियन, बर्ड्स वेलफेयर, हाइजीनिक कंडीशंस, मोर्टेलिटी, थर्ड पार्टी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, साइन बोर्ड, फार्म रिकॉर्ड, सिमिलर एक्टिविटीज, कॉन्फिडेंशियलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यस, यहां पर में बहुत सारे फेर बदल किए गए हैं, कुछ चीजों को सुधारा गया है, जिसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन हमारे यहां पर में रहता था। ड्यूरिंग द टर्म of this agreement, the integration contract farmer shall not be alienate the land, farm, shared equipment without the prior consent of the company other than in favor of the financial institution or any other entity sanctioning any terms loan for the purpose of running the poultry activity under the agreement. In case of the firm shared equipment being seized by the financial institution or any other entity for non-payment of the loan sanctioned to the owner of the farm or
to the integration contract farmer, period information of the seizure is to be given to the company by the integration contract farmer. Right? इसमें immediately upon receipt of the such notice of seizure, अगर कहीं कोई ऐसा वो डिफॉल्ट करता है फार्मर बैंक के साथ में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, तो वो इसके लिए हमको पहले इंफॉर्मेशन देगा बैंक। यहां पर मैं हमने यहां देख रहे होंगे 2.14 है, 2.14 ए के साथ में हमने इसका क्लैरिफिकेशन, एब्रिएशन एंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार बैंक से ईमेल आता था, बार बार वहां से फोन आते थे कि सर हम उनको ये हम उनको फाइनेंस कर रहे हैं, और कल के दिन में अगर कोई भी चीज अगर प्रॉब्लमेटिक होती तो फिर उसमें तो आपने लिखा हुआ है कि आपका इसके ऊपर में पूरा अधिकार हो जाएगा। So this is the clarification. Number one, the bank being the creditor under deed of hypothecation executed by the farmer in favor of bank, the bank will have first charge against the plant and machinery established in the shed. However, the bank nor the farmer have rights over the chicks, birds and feed provided by the company, and the same shall be informed in written by integrated contract farmer to the बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। खुद फार्मर उनको इन चीजों के बारे में जानकारी देगा कि सर आप ये बैंक भी इसको पढ़ेगा कि यस उसमें उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर में बैंक का पहला अधिकार या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पहला अधिकार होगा, एक्सेप्ट वहां पर में जो चिक्स हैं, वहां पर में बर्ड है, फीड है, मेडिसिन है। सेकेंड नंबर, दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट by the farmer to the bank and financial institution, the bank and financial institution after two notices to farmer shall have right to seize the unit and shall take into possession the plant and machinery etc and sell the same for recovery of its debt, excluding chicks oblique birds, medicine and feed provided by the company. Clear? तीसरे नंबर पे दैट कंपनी शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी हाइपोथेटिकेशन नॉर शैल बी लायबल फॉर एनी डेप्ट रिकवरी और लायबिलिटी फ्रॉम द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर। अगर बैंक उससे कुछ वसूली कर रहा है फार्मर से, उसमें कंपनी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ना ही कंपनी की कोई लायबिलिटी होगी अगर वो ब्रीच करता है या वहां पर में अगर वो लोन का रीपेमेंट नहीं करता है। दैट कंपनी एग्जैक्ट मीन्स इसमें लिखा हुआ एग्बिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग डे ओल्ड चिक्स ऑब्लिक बर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर और reared into full grown broiler birds and shall have absolute right over the chicks oblique bird provided to the farmer. The company is also providing feed to raise the day old chicks oblique birds. Hence, the company will have absolute right over the chicks oblique grown birds, medicine and feed. ये हमारा 2.14A है, इसके अंदर में ये सारी चीजें डाल दी गई हैं। नेक्स्ट इज एसेट्स, लॉसेस, थर्ड पार्टी चेक्स, सैलरी एंड वेजेस, परमिशन, सिविल वर्क। सिविल वर्क की भी उसको एक पॉइंट हमने इसमें ऐड किया हुआ है। परिवर्तन स्कीम, स्कीम के अंदर में हमने इसमें डिटेल किया हुआ, द डिटेल्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर द परिवर्तन स्कीम इज मेंशन इन शेड्यूल 2, राइट, जो वो पहले भी था। फिफ्थ नंबर पे इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, क्या क्या उसके साथ में होगा। प्रोसीजर फॉर केसेस ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, है ना, प्रोसीजर क्या है ना, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसका मीनिंग क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है, ये पूरा उसके अंदर में लिस्टिंग है। लास्ट है इक्विपमेंट वारंटी, इसमें कंपनी 1 साल की वारंटी दे रही है और 10,000 रुपीज अगर वो पे करता है तो हम इस वारंटी को 1 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। खैर अभी तक किसी फार्मर ने किया नहीं है। वारंटी के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि ये हम 1 ईयर की हम वारंटी हम उनको दे रहे हैं एंड टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अंदर में एक एड ऑन है जो कि लिखा हुआ नहीं है, हम उसको 6 सर्विसेज फ्री देते हैं। 1 साल हो या 6 सर्विसेज फ्री हो, जो पहले हो जाएगा वहां पर में हम उसको स्टॉप कर देते हैं। खैर इसके ऊपर में हमें अभी तक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं है, कभी कभी किसी किसी फार्मर के पास में 7 और 8 भी हो जाता है, तो भी हम उसको 1 ईयर तक के हम कंसीडर करते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और डिपेंड अपॉन द फार्मर बिहेवियर और हमारी वर्किंग। अगर हम नॉर्मल छोटे मोटे काम के लिए जा रहे हैं हम उसको अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेते हैं। ठीक,
इसके साथ में भी 8 नंबर पे कंसिडरेशन एज स्टेट इन द शेड्यूल 2 हेयर अंडर राइट। 9th डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए सिंपल है, राजनांदगांव जो कोर्ट होगा छत्तीसगढ़ का, यहीं पर में भी इसका निपटारा किया जाएगा। 10th डिक्लेरेशन है, आप इसको देख सकते हैं क्या क्या डिक्लेयर किया हुआ है। यहां पर मैं आपको समझाना बेहद जरूरी है कि ये जगह पे 2 कॉलम दिख रहे हैं। एक है फॉर एबिस एक्सपोर्ट, दिस इज विटनेसी, जो भी विटनेस होते हैं वो एबिस के विटनेस यहां पर में अपने साइन करेंगे, और जो फार्मर के विटनेस हैं वो इस जगह पर में साइन करेंगे। दोनों विटनेस एक जगह पर में, यहां पर में इसी जगह पर में दोनों के साइन होंगे, राइट। शेड्यूल 1, उसके बाद में यहां पर में आपका शेड्यूल 2 परिवर्तन स्कीम है। नंबर 1 पे है टेन्योर, कॉस्ट ऑफ ईसी शेड एंड इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट, रीपेमेंट, लॉक इन पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक इन पीरियड। ये आपका जो है वो भी इसके अंदर में लिखा हुआ है। अगर वो फेल्यूर अगर होता है तो इसके लिए उसको 10% का एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को। एंड टर्मिनेशन, सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, डिले इन बैच प्लेसमेंट। यहां पर में आप देख रहे हैं जो अपन ने उसको बार बार किया हुआ है कि 9 जो टेबल है वहां पर में इस चीज को हमने किया हुआ है। 25% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ईसी शेड एंड इक्विपमेंट, फर्स्ट टू 8 बैचेस 5 इयर्स। सिंपल है, उसको फर्स्ट टू 8 बैचेस में हमको 5 इयर्स तक, जो लॉक इन पीरियड है वो 5 इयर्स का है, और जो ये 25% का जो होगा पेमेंट वो फर्स्ट से 8 बैचेस में होगा। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अंदर में भी एज इट इज है, कोई इसके अंदर में ज्यादा हमने कुछ छेड़खानी नहीं किया हुआ है, ये भी आप पढ़ लेंगे। ये एक बैंक का एक नॉर्मल फॉर्मेट है, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। यस, इस जगह पर में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जो हम बार बार मिस आउट करते हैं या हम किसी जगह पर में हम नहीं देते हैं। आधार, यहां पर में जो आपकी कंपनी है या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर में आधार नंबर जो आपका होगा, अगर इंडिविजुअल है तो उसका आधार नंबर यहां होगा, अगर वो इंडिविजुअल नहीं है फर्म का है तो फर्म का आधार नंबर होगा, फर्म का आधार नंबर। अगर वो यहां पर में अगर आपको डाउट आता है तो एक काम कर लीजिए, जो भी उसका डायरेक्टर होगा या जो भी उसका प्रोप्राइटर होगा उसका नंबर यहां पर में आप डालवाइए, और नंबर 4 करके इस जगह पर में, इस जगह पर में वो जो फार्मर है उनका नंबर यहां पर में आधार नंबर डलवा दीजिए। तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर वहां पर में कोई कंपनी का आधार नंबर मांगे या ना मांगे, या प्रोप्राइटरशिप का मांगे नहीं मांगे, यहां इंडिविजुअल का ही आधार नंबर डालना है। पैन कार्ड उसी चीज का डालना है जो पैन कार्ड किसी कंपनी का हो या उसके एक फर्म का हो या इंडिविजुअल का हो। लैंड डॉक्यूमेंट्स में इस जगह पर में क्या आपने किया हुआ है, इस जगह पे रिमार्क डाल के अटैच करके देना है। लैंड डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है आपके अंदर में कि हम लैंड डॉक्यूमेंट में हम क्या लें। लैंड डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है B1 P2। ये जनरली सब जगह पर में यूज होता है। B1 P2 का मतलब ये होता है, या अदर स्टेट्स में जो उसको बोलते हैं ओनरशिप का, वहां पर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सभी स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेज उन लोग यूज करते हैं, टर्म्स यूज करते हैं। हमको चाहिए ओनरशिप का पेपर, लैंड डॉक्यूमेंट्स। अगर ब्लड रिलेशन है, ध्यान से सुनिए, अगर ब्लड रिलेशन है तो एफिडेविट में काम हो जाएगा। फादर के नाम पर लैंड है, बेटा काम करना चाहता है, तो आपका लैंड डॉक्यूमेंट तो चाहिए, साथ ही साथ उनका एफिडेविट लगेगा। ठीक, ब्लड रिलेशन में एफिडेविट, ब्लड रिलेशन में आप ध्यान से सुनिए, मामा का, चाचा का, ताऊ का, वो ब्लड रिलेशन लीगल में काउंट नहीं होता है। ओनली फादर और फादर का सन, वाइफ एंड हस्बैंड, दिस इज प्योर ब्लड रिलेशन जिसमें हम एफिडेविट लेते हैं। नहीं तो फिर आपको लीज डीड और उसके बाद में परचेज डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद में एफिडेविट लगेगा। अब यहां पर में इस चीज की क्लैरिटी आपको आ जाना चाहिए। उन सबके पेपरों के नंबर इस जगह पे डालिए। यह लेटर ऑफ कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्या होता है, इस जगह पर में यहां मत भरिए, ठीक है, नहीं भरते। यहां सिग्नेचर बहुत जरूरी है फार्मर की। फार्मर कहाँ सिग्नेचर कर रहा है, यहां पर में, ठीक है, यहां कर देता तो कर देता, क्योंकि यहां पर में दोनों के साइन हो रहे हैं। इस पेपर को ऑथराइज करने के लिए यहां दोनों साइन कर रहे हैं, मगर इस जगह पर में इसकी यहां पर में साइन, पेन से लिखा हुआ नाम और यहां उसका एड्रेस चाहिए।
तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि टाइप ना करें, कोशिश करें कि यहां पर में पेन से ही लिखना है, पेन से ही सिग्नेचर होना है। डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट अलाउड, यहां पर में बिल्कुल नहीं चलेगा इसके अंदर में। बाकी अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग में फिर कंफ्यूजन आ जाता है कि वहां पर में या किसका नाम लिखना। अंडरटेकिंग मतलब अगर इन केस अगर उस फार्मर की किसी भी तरीके से डेथ हो जाती है, या उस जगह पर में उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ मेडिकल डेफिशिएंसी होती जो भी आता है, तो उसके लिए नेक्स्ट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रन दैट शेड। क्लियर? तो यहां पर मैं वहां पर मैं अपना वो फार्मर जो है, यहां पर में साइन करेगा फार्मर कि अगर फादर है तो अपने बेटे का या अपनी वाइफ का नाम यहां पर में लिखेगा, रिलेशनशिप लिखेगा, एज लिखेगा, और उसका आधार कार्ड का नंबर यहां डालेगा। जो नंबर यहां डालेगा वही आधार कार्ड उसके डॉक्यूमेंट्स में अटैच होना चाहिए। कहां पर में? इस जगह पर में, क्योंकि जो जो पेपर लग रहे हैं उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस जगह पर में आना चाहिए, जो भी कुछ है। ठीक है? फिर उसके बाद में अब आपका ये हो गया सिग्नेचर। यहां दो विटनेस के साइन की, देखिए विटनेस के साइन के लिए आप लोग को एक डाउट फिर क्लियर कर देता हूं। ब्लड रिलेशन में विटनेस ऑथराइज नहीं है। फादर काम कर रहे हैं तो बेटे ने साइन कर दिया, नो। विटनेस मींस मतलब ही यही होता है कि अगर उस जगह पर में किसी तीसरे थर्ड पर्सन का वहां पर में इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, चाहे वो दूर का रिलेटिव हो, चलेगा। मगर एकदम से ब्लड रिलेशन में फादर अपना यहां पर में लिख रहा है तो दो विटनेस, दोनों बेटों ने यहां पर में साइन मार दिए, नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी पता नहीं चलेगा, बाद में जब ये कोर्ट वहां पर में जब जाते हैं, केसेस जब होते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ पर में ये हमारी डेफिशिएंसी है। ठीक है? ये है आपका अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में सेम वो जो नॉमिनी है, जिसको उसने नॉमिनेट किया है, इस फॉर्म में नॉमिनेट किया है, सपोज बेटे ने बाप को किया है या बाप ने बेटे को किया है या हस्बैंड ने वाइफ को किया है, तो वो विटनेस ही इस जगह पर में अपना साइन करेगा। अगर बाप ने अगर बेटे को अगर दिया हुआ है कि यस मेरे बाद मेरा बेटा इसको करेगा, तो वो बेटे का सिग्नेचर यहां होगा, और ये पूरे के पूरे फुलफिल करना पड़ेगा आपको। यहां पर मैं इसको पढ़ लेंगे, वेरी इजी। और लास्ट वाला है एनेक्शर ए, मटेरियल वारंटी। मटेरियल विल बी रिप्लेस्ड, उसके लिए टर्म्स कंडीशन है। मटेरियल विल नॉट बी रिप्लेस्ड, उसके लिए पूरी टर्म्स कंडीशन है। 7 नंबर यहां पर में ध्यान दीजिए, हमने एड ऑन किया है। नेचुरल कैलामिटी, एक्ट ऑफ गॉड, टॉर्नेडो, सर्च, लाइटनिंग, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक। अगर इस जगह पर में अगर कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। वो जो भी आपका फिर मैटर है उसको फिर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा खुद फार्मर को। मटेरियल नॉट अंडर वारंटी, चाहे वो 1 साल हो नहीं हो, चले नहीं चले, उसके लिए वारंटी हम नहीं देते हैं। आरएस सेंसर है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है, एंड कूलिंग पैड्स, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड अपॉन जो है यूजेस पे है। ये इमीडिएट भी खराब हो सकता है, वो एक अलग बात है कि इंस्टॉलेशन के टाइम में काम करते करते अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है तो वो बात अलग है। तो ये हमारा एंड हुआ। ये था हमारा किसका? 25% वाला। 100% के अंदर में सेम पॉइंट्स हैं, पर किसी किसी जगह में कुछ कुछ चीजें हमने चेंज किया हुआ है ना। 1 सेकंड इसके अंदर रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। ये आपका 100% वाला हुआ, राइट। 100% में भी ऑलमोस्ट सारे केसेस हमारे एक जैसे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो पॉइंट पे लेके जाता हूं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला है। ठीक है? 2.14 सेम इसके अंदर में भी वही चीजें हमने डाल दी हैं। भले वो 100% पेमेंट कर रहा है, मगर उसके लिए भी ये चीजें लागू होती हैं, क्योंकि वो भी तो लोन ले रहा है बैंक से। तो बैंक फिर हमारे ऊपर में दिक्कत ना करे, वो हमसे कोई किसी तरीके से रिकवरी ना ले। इस जगह पर में भी सेम सब कुछ है, यहां पर में भी सेम है, इस जगह पे भी। इस जगह पर में आप देखेंगे जो परिवर्तन स्कीम टेबल है, वहां पर में इस तरीके से हमने लिख दिया है क्लियर। पहले हम क्या कर रहे थे? ऐसे क्रॉस करके डाल रहे थे, राइट। इन्वेस्टमेंट सपोर्ट नील,
रीपेमेंट शेड्यूल नॉट एप्लीकेबल, लॉक इन पीरियड, यस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉक इन पीरियड इज 5 years। यहां पर मैं लिख भी दी कि लॉक इन पीरियड 5 years, इवन 100% पेड बाय फार्मर। क्लियर? बाकी तो ऑलमोस्ट छोटे छोटे कुछ कुछ चेंजेस हैं, ये भी आप लोग को मैंने समझा दिया हूं। बाकी और कुछ भी इसके अंदर में ऐसा नहीं है, मगर अब इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आप लोगों से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि इसको पूरे के पूरे जितने भी आपके कांटेक्ट में बीएम्स आते हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम आप यकीन मानना 2020 के अग्रीमेंट हमको मिल रहे हैं अभी। फिर वही है कि अपने काम को रोक दो, जबरदस्ती फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में भिड़ जाओ, मगर अब हम वो भी नहीं कर सकते हैं। अब ये हाल हो रहा है कि ऑडिटर अब हम लोगों को नहीं छोड़ रहा है, ये बोल रहा है कि आपने ये पुराने पुराने अग्रीमेंट, जबकि ये तो 2020 के हैं, कोई 2021 के हैं, तो जो वहां पर में ब्रांच मैनेजर हैं जो नए आए हैं पुराने हैं, उन लोगों ने उसको उसको वापस में डिलीट करके न्यू सेव नहीं किया है। और आप लोग के पास में भी उतना टाइम नहीं रहने पाता कि आप किसी को इतना ज्यादा एजुकेट कर सकें या बता सकें। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने अपने सिस्टम में, मैं आज आज ही भेज रहा हूं, इसलिए भेजने से पहले मैं देख रहा था कि और भी कुछ इसके अंदर में हो सकता है क्या। तो देख लीजिए, अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है तो मुझे अभी सर गिरीश्वरम, गुड 1 घंटे के मॉर्निंग। अंदर अंदर, गिरीश रुक जाओ, 1 घंटे के अंदर अंदर इन सब चीजों को आप क्लियर करवाइए। यहां से हम आपको सीधा अग्रीमेंट भेजेंगे, भेजने के बाद में आप अपने अपने सिस्टम में सेव करें। 1 जनवरी से, मतलब आज भी अगर आपने किसी फार्मर को अगर अपना अग्रीमेंट आपने भेज दिए होंगे, तो आप उनको बोल दीजिए कि नहीं सर, हमारा अग्रीमेंट अब चेंज हो गया है। क्लियर बोल रहा हूं, है ना? अब ये बिल्कुल साफ है, जब है तो है। उनको आप साफ बोल सकते हैं कि सर सॉरी, अभी हमारे पास में फिलहाल में अभी ये चेंज हो चुका है, आप इसको चेंज कर दीजिए। पेपर बीच में से निकाल के चेंज मत करवाना, पूरे के पूरे उसके पूरे क्लॉज चेंज हो जाएंगे। होगी तकलीफ होगी, नो इशू। अभी यहां पर मैं अगर उसको अगर सिर्फ और सिर्फ आपने 25% उससे पैसा ले लिया है, अग्रीमेंट दे दिया, तो अभी आपके पास में समय है, कर लीजिए। एकदम लास्ट मूवमेंट वाला जो है वो देखा जाएगा, एक्सेप्शनल केस है जो, मगर ये लागू हो जाएगा आज से। मैं आपको जैसी मेल करूंगा, मेल से तुरंत में ये इमीडिएट इफेक्ट से ये आपका लागू हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 100% और 25% वाले जितने भी फार्मर हैं, थोड़ा सा उसको चेक करके ही आप इसको देंगे, ठीक है? तो यहां पर मैं पहले तो इसको स्टॉप करता हूं आपके रिकॉर्डिंग को, 1 सेकंड रुकेंगे।